हेलो दोस्तों, तो आज हम मिशन मजनू मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 1974 में हुए मिशन मजनू की सच्ची कहानी पर आधार है और इस मिशन को कामयाब करने में अमनदीप सिंह ने अहम भूमिका निभाई। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी उस वक्त की है जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर उन देशों के नामों निशानों को मिटा दिया था और अब हर देश यही चाहता था कि उसके पास भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो। 1971 पाकिस्तान इंडिया से तीसरी बार जंग हार चुका था और अब उसके पास इंडिया से जीतने का बस एक ही रास्ता था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। लेकिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया था। इस बात का इंडियन गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो इंडिया का ट्रम्प कार्ड था रॉ। इसके बाद इंडिया की प्रेसिडेंट रॉ के सीक्रेट ऑफिसरों को पाकिस्तान भेजती है उस जगह का पता लगाने के लिए जहां पर ये बॉम्ब बन रहा है। आगे हमें पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका की नाम तारिक है। तारिक पेशे से एक दर्जी था लेकिन उसके पास ज्यादा काम नहीं आता था, इसलिए वो यहाँ पर एक आदमी से अपने चाचा के पास उसे काम पे लगाने की बात करता है। लेकिन वह कहता है कि अभी उनके पास ज्यादा काम नहीं है और वैसे ही उनके पास बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ वो तारिक से मना करता है, लेकिन इस मस्जिद के मौलवी कहते हैं तो वह कहता है कि मैं अपने चाचा से बात करूंगा। आगे तारिक को टेलर के पास बुलाते हैं और वो टेलर उसे एक आस्तीन बनाने की कहता है। तारिक बहुत ही आसानी से बना देता है और उन्हें तारिक का काम भी पसंद आ जाता है कि तभी तारिक को एक लड़की दिखाई देती है जिसका की नाम नसरीन है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो टेलर चाचा की भांजी थी। उसे देखकर तारिक को उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। हमें कुछ देर बाद पता लगता है कि नसरीन देख नहीं सकती थी, लेकिन इससे तारिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद तारिक यहाँ काम करने लगा था और उसकी नसरीन से बात भी चलने लगी थी। वो नसरीन को घर छोड़ने जाया करता था और धीरे धीरे करके नसरीन भी तारिक को पसंद करने लगी थी। और एक दिन तारिक और नसरीन को साथ में नसरीन के अब्बू देख लेते हैं। इसके बाद वो तारिक पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरी लड़की से शादी करना चाहते हो। जिस पर नसरीन भी कह देती है कि मैं भी तारिक से प्यार करती हूँ और मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ और कहती है कि तारिक जितना प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। आगे टेलर चाचा भी नसरीन के अब्बू से कहते हैं कि अच्छा लड़का है, शादी कर दो। और सब लोगों के कहने पर नसरीन के अब्बू शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और इधर इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था और उसकी टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक हो जाती है। ये देखकर पाकिस्तान तिलमिला जाता है और अपना भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करवाने लगता है। ये बॉम्ब बनाने के लिए पाकिस्तान के पास इजाजत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ये बॉम्ब बनाने लगता है। तो पाकिस्तान दुनिया की नजरों से बचा के इस बॉम्ब को बनाना शुरू करता है। पाकिस्तान ये बॉम्ब बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और इसके इरादे को दुनिया का सबसे खतरनाक साइंटिस्ट AK खान यानी कि अब्दुल करीम खान अंजाम देने वाला था। इधर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इल्जाम लगा रहे थे और दूसरी तरफ उनका सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो रहा था, जिसके कुछ ही दिनों बाद इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से मना कर दिया जाता है और ये सुनकर पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। आगे इंडियन ऑफिसरों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात पता लग जाती है तो वह इंडिया की PM इंदिरा गांधी से इस बारे में सलाह करते हैं। तो वह कहती है कि पाकिस्तान किस जगह पर बॉम्ब बना रहा है उस जगह का पता लगाओ। जिसके बाद इंदिरा गांधी ये काम रॉ को सौंप देती है और फिर रॉ के चीफ मिस्टर काओ ये काम अपने एक होनहार ऑफिसर अमनदीप सिंह को इस काम को करने की कहते हैं। और यहाँ हमें पता लगता है कि तारिक ही अमनदीप सिंह है, यानी कि वो ही इंडिया का अंडर कवर ऑफिसर है। आगे हमें तारिक और नसरीन को दिखाते हैं जो अपने घर पर होते हैं और वो दोनों यहाँ पर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनके घर में एक नन्हा मेहमान भी आने वाला था, यानी कि नसरीन प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वो लोग नसरीन के मायके जाते हैं दावत के लिए, लेकिन यहाँ पर नसरीन के अब्बू तारिक से ठीक तरह से बात नहीं करते क्योंकि तारिक ठीक तरह से कमाता धमाता नहीं था और ना ही कोई अच्छी नौकरी देख रहा था। उनकी बात सुनकर तारिक को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से उठ के चला जाता है।
जिस पर नसरीन उसे समझाती है कि आप कब से अब्बू की बात का बुरा मानने लगे, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आप तो समझिए। आगे तारिक टेलर चाचा की दुकान में जाकर अपने इंडियन ऑफिसर शर्मा को फोन लगाता है। वो इसे पाकिस्तान के नापाक इरादे के बारे में बताते हैं और अमन से ये बॉम्ब कहाँ बन रहा है इस जगह के बारे में पता लगाने की कहते हैं। वो लोग इस ऑपरेशन का नाम मिशन मजनू रखते हैं और हम देख सकते हैं कि शर्मा अमन से ठीक तरह से बात नहीं करता, क्योंकि अमन के फादर भी एक अंडर कवर ऑफिसर थे और उन्होंने इंडिया के सारे सीक्रेट हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को बेच दिए थे। इसलिए वो अमन को गद्दार की औलाद बुलाते थे, लेकिन अमन अपने फादर की तरह गद्दार नहीं था। वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता था और उसके फादर के किए हुए पापों का पश्चाताप कर रहा होता है। आगे अमन अपने ही एक साथी असलम के पास जाता है। असलम अमन को बताता है कि बॉम्ब रावलपिंडी के आसपास ही बन रहा है, जिसके बाद अमन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और पता लगा लेता है कि पाकिस्तान ने ये बॉम्ब बनाने के लिए AK खान को बुलाया है और वो ही ये बॉम्ब बना रहा है। अमन इस बात की खबर शर्मा को देता है, लेकिन शर्मा उससे कहता है कि मैंने तुमसे बॉम्ब कहाँ बन रहा है ये बताने की बोला था, ना कि ये बॉम्ब कौन बना रहा है ये बताने की। अमन बात करके बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसे नसरीन के अब्बू देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो समझते हैं कि अमन का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। इन लोगों को बात करते असलम देख लेता है। उसे लगता है कि नसरीन के अब्बू को अमन की सच्चाई पता लग गई है। इसके बाद जब वो ये बात शर्मा को बताता है तो शर्मा उससे कहता है कि तुम अब अमन को मार दो। अब असलम को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जिसके बाद वो अमन के घर जाता है और उसे गोलियों से भूंज के रख देता है। इसकी अगली सुबह हमें पता लगता है कि असलम ने अमन को नहीं बल्कि नसरीन के अब्बू को मारा था। आगे अमन समझ जाता है कि अब्बू को असलम ने ही मारा होगा। वो असलम के पास जाता है और जाके उस पर चिल्लाने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर मौलवी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि मैं भी एक अंडर कवर ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ 9 सालों से रह रहा हूँ। मेरा नाम रमन सिंह है। वो बताते हैं कि असलम ने तो तुम्हारी जान बचाई है, नहीं तो शर्मा ने तो कह दिया था कि अमन को मार दो, लेकिन असलम ने तुम्हें नहीं मारा। इसके बाद ये तीनों साथ ही में मिलकर काम करने लगते हैं और इधर इंडिया में इंदिरा गांधी की सरकार हट जाती है और नए प्रेसिडेंट मोरारजी देसाई को बनाए जाते हैं। आगे वो इंदिरा गांधी ने जो भी मिशन चलाए थे उनको बंद करवा देते हैं, यानी कि वो ये मिशन मजनू को भी बंद करने की कह देते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारे पड़ोसी देश से शांति और अमल से बात करनी चाहिए और ये इंदिरा गांधी जैसे लोगों की ही वजह से पाकिस्तान और हमारे बीच में ये सब हो रहा है। देसाई जी गांधीवादी व्यक्ति थे, वो शांति और अमल पर ही विश्वास करते थे, लेकिन मिस्टर काव ये मिशन बंद नहीं होने देते और किसी को बिना बताए ही ये मिशन जारी रहता है। और इधर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन के जुर्म में पाकिस्तानी आर्मी गिरफ्तार कर लेती है और वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान को बेईमान पॉलिटिशियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चलाएगी। आगे पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक देसाई जी के पास फोन लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हम शांति से रह सकते हैं, हमने पुराने प्रेसिडेंट को पद से हटा दिया है। और इधर अमन को पता लग जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने 400 नई जैकेटों का ऑर्डर दिया है। वो समझ जाता है कि ये जैकेट उन ऑफिसरों के लिए ही बन रही है जो अभी इस बॉम्ब को बना रहे हैं और उन जैकेटों को खुद आर्मी वाले ही लेने आ रहे हैं। अगले दिन जब आर्मी वाले इन जैकेटों को लेने के लिए आते हैं तो ये तीनों उन लोगों का पीछा करने लगते हैं और नकली पुलिस बनकर उनकी गाड़ी भी चेक करने लगते हैं। ये उनसे पूछते हैं कि ये माल कहाँ जा रहा है, लेकिन वो इन्हें जगह के बारे में बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें उस जगह के बारे में बताने से मना किया है। जिस पर रमन सिंह उसमें एक चांटा देता है और उससे उगलवा लेता है कि माल कहूटा में जा रहा है। आगे हमें पता लगता है कि जनरल देसाई जी को धोखे में रख रहा है और इधर कहूटा में बॉम्ब बनाना अभी तक जारी है, यानी कि पाकिस्तान इतनी बार हारने के बावजूद भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके बाद अमन और उसके साथी कहूटा जाते हैं और ये लोग बॉम्ब कहाँ बना रहे हैं उस जगह का पता लगा लेते हैं। तो अमन एक पहाड़ी पर चढ़ के यहाँ की फोटो लेने लगता है कि तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है और इन लोगों की तलाशी लेने लगता है। अमन ने कैमरा अपने जूते में छुपा लिया था
और वो ऑफिसर अमन से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर अमन उससे कहता है कि हमारी बकरी को ढूंढते हुए हम यहाँ तक आ गए और अब हम रास्ता भटक गए हैं। और अमन उसे यहाँ चकमा देकर यहाँ से चला जाता है। आगे ये लोग शर्मा को बताते हैं कि पाकिस्तान कहूटा में बॉम्ब बना रहा है, लेकिन शर्मा को फिजिकल एविडेंस चाहिए था और इन लोगों के पास कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था। और शर्मा कहता है कि तुम लोगों के पास 48 घंटे हैं, नहीं तो उसके बाद इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर देगा। इसके बाद अमन पता लगा लेता है कि कहूटा में एक ही नाई की दुकान है और इन्हें फिजिकल टेस्ट करने के लिए उन ऑफिसरों के बालों की ही जरूरत थी, क्योंकि न्यूक्लियर फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनका रेडिएशन लेवल आम लोगों से ज्यादा होगा। तो फिर अमन उस नाई की दुकान पर जाता है और उन लोगों के बालों के सैंपल ले आता है। अब अमन को ये सैंपल इंडिया पहुंचाना था। इसके बाद वो स्टेशन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और ट्रेन में बैठने के लिए उसे पासपोर्ट और टिकट की जरूरत होती है कि तभी अमन को बहुत सारे सरदार दिखाई देते हैं। ऑफिसर उन लोगों को अच्छे से चेक नहीं कर रहे होते हैं। इसके बाद अमन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक सरदार को बेहोश करके उसके कपड़े और पगड़ी पहन लेता है और ट्रेन में चढ़ ही रहा होता है कि तभी एक ऑफिसर यहाँ आ जाता है। वो उसे चेक करने लगता है। आगे वो अमन से उसकी पगड़ी निकालने की कहता है, जिस पर अमन शोर मचाते हुए कहता है कि पगड़ी हमारी शान है और हम ये नहीं उतार सकते। आगे यहाँ खड़े सभी सरदार आ जाते हैं और वो भी ऑफिसर पर चढ़ने लगते हैं कि तभी यहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर आता है और इन लोगों को ट्रेन में चढ़ने देता है। इसके बाद अमन सैंपल की थैली एक आंटी के बैग में रख देता है और इधर पुलिस वालों को भी पता लग जाता है कि एक सरदार बिना टिकट के बैठा हुआ है। वो लोग अमन को ढूंढ भी लेते हैं। इसके बाद इन लोगों के बीच में बहुत जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर अमन इन लोगों को जैसे तैसे चकमा देकर इस ट्रेन से एक जोरदार छलांग मारता है और यहाँ से निकल जाता है। आगे अमन शर्मा को बताता है कि मैंने एक आंटी के बैग में उन लोगों के हेयर सैंपल रख दिए हैं जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं और अगर उस जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है तो उन लोगों के हेयर में रेडिएशन लेवल ज्यादा होंगे। इसके बाद शर्मा फौरन ही कुछ ऑफिसरों को पहुंचाता है और वो लोग आंटी के बैग में से वो हेयर सैंपल ले आते हैं। आगे सैंपल को चेक करते हैं तो उनमें से रेडिएशन लेवल ज्यादा होता है, यानी कि सच में कहूटा में बॉम्ब बनाया जा रहा है। इसके बाद शर्मा फौरन ही इजराइल के ऑफिसरों को फोन लगाता है और कहता है कि बॉम्ब कोवोटा में नहीं बल्कि कहूटा में बन रहा है और उसके हमारे पास मेडिकल एविडेंस भी है। तो फौरन ही वो ऑफिसर मिसाइल को रोकता है। आगे इस बॉम्ब के बारे में देसाई जी को बताते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग ये मिशन मेरी बिना अनुमति के चला रहे थे, जबकि मैंने आपसे इस मिशन को अवॉइड करने के लिए कहा था। वो यहाँ इन लोगों पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। इधर शर्मा की आंखें खुल जाती है। वो अमन से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं इस फोन के पीछे बैठकर सोचता था कि मैं ही एक सच्चा देशभक्त हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे समझा दिया कि देशभक्ति खून में नहीं बल्कि रूह में होती है। हिस्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मेरे बच्चे तुम्हें जरूर पहचानेंगे कि अमनदीप सिंह कौन था। इसके बाद देसाई जी पाकिस्तान के जनरल के पास फोन लगाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हमें पता चल चुका है कि तुम लोग बॉम्ब बना रहे हो और हमें उस जगह के बारे में भी पता है कि तुम लोग कहूटा में बॉम्ब बना रहे हो और अगर तुमने अभी बॉम्ब बनाना बंद नहीं किया तो हम उस जगह पर अटैक कर देंगे। ये सुनते ही जनरल AK खान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुरंत ही ये बॉम्ब बनाना बंद कर दो, नहीं तो इंडिया हम पर अटैक कर देगा और 2 मिनट में अटैक कर ये पूरी फैक्ट्री तबाह कर देंगे। जनरल समझ जाते हैं कि ये सब रॉ के एजेंटों ने किया है। हमारे देश में इंडिया के रॉ एजेंट मौजूद है। तो जनरल अपने ऑफिसरों को उनको पकड़ने के लिए कहते हैं। आगे हमें अमन और नसरीन को दिखाते हैं। अमन उससे कहता है कि मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है और हमें आज ही दुबई के लिए निकलना होगा, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ पाकिस्तानी ऑफिसर रॉ एजेंट का पता लगा रहे होते हैं। वो लोग 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार दिल्ली कॉल किन किन लोगों ने किया है उन लोगों की लिस्ट निकालते हैं। लिस्ट में 20 लोगों के नाम सामने आते हैं। तो जनरल उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उन लोगों में से कई लोग निर्दोष भी थे। लेकिन जनरल किसी की एक नहीं सुनता और सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है।
आगे पाकिस्तानी ऑफिसर उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग असलम के पास भी आते हैं उसे मारने के लिए, जिसके बाद असलम उन्हें देखता है और देखते ही उन लोगों पर ढाई ढाई गोली चलाना शुरू कर देता है और काफी सारे लोगों को मार भी देता है। लेकिन इन लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए वो लोग असलम पर भारी पड़ते हैं और एक समय असलम की बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। फिर ये लोग उसे निहत्था पाकर उसे मार देते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ रमन आता है और असलम को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि काश मैं इसके पास होता तो इसे मरने नहीं देता। जिसके बाद रमन सिंह अमन के पास जाता है और उसे असलम के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग हमें भी मार देंगे। आगे अमन नसरीन को लेकर फौरन ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और कुछ देर बाद पाकिस्तानी ऑफिसर टेलर चाचा के घर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके फोन से कुछ दिनों से दिल्ली फोन जा रहे हैं। चाचा कहते हैं कि हम तो नहीं लगा रहे और हमारा कोई दिल्ली में है भी नहीं। ऑफिसर कहते हैं कि कोई और जो आपके घर में रहता था और वो अभी नहीं है। चाचा उन्हें अमन की बताते हैं और कहते हैं कि ये अभी अभी दुबई के लिए निकला है। ये लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो यही है वो जो दिल्ली फोन लगा रहा है और इन लोगों को अमन की फोटो भी मिल जाती है। आगे रमन सिंह के पीछे भी पाकिस्तानी ऑफिसर पहुंच जाते हैं और उसका पीछा भी करने लगते हैं। जिसके बाद रमन सिंह उसकी गाड़ी का डीजल टैंक खोल देता है और उसका डीजल नीचे बगरने के लिए छोड़ देता है और उन लोगों के आते ही अपनी गाड़ी को उड़ा देता है। इधर अमन और नसरीन भी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और जल्दी जल्दी सभी सिक्योरिटी चेक करवा लेते हैं। अमन नसरीन को बहुत तेज तेज चला रहा था, जिसके कारण नसरीन बहुत थक जाती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। और इधर पूरे एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ऑफिसर अमन को ढूंढने के लिए आ जाते हैं और उसे ढूंढने भी लगते हैं। वो लोग सभी जगह पर तैनात हो जाते हैं। इधर अमन समझ जाता है कि ये लोग अब मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। आगे वो नसरीन से कहता है कि हम दोनों की सीट अलग अलग है, तो मैं तुम्हें दुबई पहुँचने के बाद ही मिलूंगा। और कहता है कि हम हमारे बच्चे का नाम अमन रखेंगे और उसे एक व्हील चेयर पर बैठाकर लाइन में लगा देता है। आगे उन लोगों में से एक ऑफिसर नसरीन को देख लेता है और उसके पास जाने लगता है कि तभी अमन जोर जोर से चिल्लाता है, भारत माता की जय। इसके बाद यहाँ पर सभी ऑफिसर अमन को पकड़ लेते हैं और अमन देखता है कि नसरीन की फ्लाइट अभी तक दुबई के लिए नहीं निकली है और वो जब तक चिल्लाता रहता है तब तक कि नसरीन की फ्लाइट रवाना नहीं हो जाती। आगे नसरीन की फ्लाइट निकल जाती है और इधर अमन को भी ले जा लेते हैं। आगे नसरीन दुबई पहुंच जाती है। उसे वहां पर मिस्टर काव मिलते हैं जो उसे अमन की दी हुई चिट्ठी सुनाते हैं, जिसमें लिखा था कि मेरी प्यारी नसरीन, और अगर ये लेटर मिस्टर काव पढ़ रहे हैं तो मतलब कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। नसरीन, तुम हमेशा कहती थी कि मैं तुमसे कुछ बात छुपाता हूँ। मैं एक इंडियन सीक्रेट ऑफिसर हूँ और मेरा नाम अमनदीप सिंह है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और आखिर में जिया उल हक यही कहते रहे कि हमने कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, लेकिन 2004 में AK खान ने कबूल किया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया और ईरान को बेची थी। और इधर 1998 में भारत ने PM अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो कि सफलता पूर्वक हुआ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।